हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पिछली क्लास में हम लोग ने छोड़ा था। तो बेसिकली हम लोग पूरे बॉडी के बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सियल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम्स के बारे में। अपेंडिकुलर सिस्टम, अपेंडिकुलर सिस्टम यानी अपेंडिकुलर सिस्टम का मतलब क्या समझ? अपेंडिकुलर सिस्टम यहां लिखेंगे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब बाजू, पैर, ठीक है। तो अपेंडेजेस यानी कि हमारे सिस्टम में एक एक्सियल सिस्टम है जो सेंट्रल ट्रंक बनाता है। उसके बावजूद, उसके अलावा हमारे आर्म्स हुए, हमारे लेग्स हुए जो मेन ट्रंक को जनरेट करते हैं, इसे हम अपेंडेजेस बोलेंगे। और इस सिस्टम में कुल 20 बोन्स हैं और इसके गडल्स होते हैं। गडल्स, गडल्स क्या होता है? गडल्स मीन्स दैट इन सर्कल, जो कि किसी चीज को घेर के रखता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये गडल एक तरह का पोशाक होता है, गडल, जिसे लोग इन सर्कल अपने वेस्ट को सर्कल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है गडल। गडल क्या कर रहा है? हमारे बॉडी को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, इसीलिए वर्ड गडल आता है। अब हम इस वर्ड पे आते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए जुड़ जाइए, कुछ लोग जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी को खोल लें, साथ चलें और कुछ फायदा उठाएं जरूर। आइए जुड़ते हैं। सो द बोन्स ऑफ द लिम्ब, लिम्ब मतलब एक, लिम्ब का मतलब क्या होता है? या तो वहां पैर की बात हो रही होगी या हाथों की बात हो रही होगी, ठीक है। लिम्ब्स भी दो तरह के होते हैं। लिम्ब्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन? एक होते हैं फोर लिम्ब, एक होते हैं हाइंड लिम्ब। ये फोर और हाइंड का मतलब क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल से चित्र बना के समझेंगे। कि जैसे कि अगर एक कुत्ता है और कुत्ता अगर अपने चारों पैर से चल रहा है, तो इसके सामने की ओर आगे वाले पैरों को क्या बोलते हैं? फोर। फोर का मतलब क्या होता है? सामने। तो जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ये मेरा फोरहेड है, इसका मतलब क्या हुआ? हेड का वो पार्ट जो सामने है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोरहेड। फोर मींस सामने, जो सामने होगा उसे हम फोर बोलते हैं, FORE, फोर। उसके बाद इस दोनों पीछे वाले लिम्स को हम क्या बोलते हैं? हाइंड। हाइंड मतलब पिछला, पीछे, ठीक है। तो ये लिम्स भी हमारे दो हुए, दिस इज फोर लिम्ब, और जो पैर हमारे नीचे बाजू है नीचे, वो क्या है? हाइंड लिम्ब। तो बोन्स ऑफ लिम्ब, अब क्लियर हो गया कि मेरे हाथों और पैर की जो हड्डियां हैं वो गर्डल्स के साथ। गर्डल्स क्या होता है? ये जो लिम्स, ये जो मेरे हाथ है जहां जाके फंसेगा, जो बोन्स मेरे हाथ के बोन्स को इनसर्कल करेगा, उसे हम गर्डल्स बोलते हैं। तो वो लिम्ब का बोन्स, लिम्ब के बोन्स, मान लीजिए ये लिम्ब के बोन्स रहे और ये गर्डल रहे जो कि इसको इनसर्कल करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्डल्स। और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? अपेंडिकुलर सिस्टम। क्या बनाएगा? अपेंडिकुलर सिस्टम बनाएगा। ओके, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हर एक लिम्स कितने बोन से बने हैं? 30 बोन से मिलके बने हैं। यानी कि मेरा फोर लिम्स भी 30 बोन से मिलके बना है और हाइंड लिम्ब भी 30 बोन से मिलके बना है। द बोन्स ऑफ हैंड, जिसे कि हम फोर लिम्ब, देखिए फोर लिम्ब इज क्या? हैंड के बोन्स को फोर लिम्ब बोलते हैं। इसमें कौन कौन बोन्स आते हैं? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल्स। कार्पल्स इज ऑल्सो नोन एज रिस्ट बोन। मैं इसे पिक्टोरियल व्यू में अच्छे से दिखाऊंगा, सिर्फ इसे अभी यहां पे देखते हैं। इनके नंबर्स लिखे हैं रिस्ट बोन में
कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। मेटाकार्पल जिसे कि हम पाम बोन भी बोलते हैं, फिर से इसे अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पाम बोन किसे बोलते हैं? मेटाकार्पल्स को। वो कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर के होते हैं, 5 इन नंबर। मेटाकार्पल्स आर हाउ मेनी इन नंबर? मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5। ये जो हड्डियां हैं मेरी, ये है कार्पल्स। ये इसके बाद जो ये हड्डियां हैं मेरी, ये लंबी लंबी, ये 5, इसे मैं मेटाकार्पल्स बोलूंगा। और इसके बाद ये 3 हड्डियां, देखिए यहां पे ये 3 बना हुआ है मार्किंग, 1 2 और 3, ऐसे 3-3 करके सब में 12 हो गया। और अंगूठे में 2 फैलेंजेस होते हैं, तो 14 टोटल 14 फैलेंजेस होते हैं, हम डिजिट्स होते हैं हमारे 4 हैंड में, 4 लिम्स में, सॉरी। उसके बाद हम नीचे वाले लिम्स के बारे में बात करेंगे। फिर से देखते हैं, ये क्या है? ये ह्यूमरस है। ये क्या है? ह्यूमरस है, बोलना है साथ साथ में। ये क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस किधर होता है? रेडियस हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस किस साइड होगा। आप ध्यान से इसे देखें पहले कि रेडियस किस साइड है। रेडियस जो बोन है वो हरदम अंगूठे के साइड होता है। रेडियस जो बोन है वो अंगूठे के साइड होता है। रेडियस जो बोन है किधर होता है? अंगूठा जिधर, अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे हाथ को करूं, तो ये मेरा अंगूठा है, और इसके साथ साथ इधर जो बोन है अंगूठे के साइड, अगर ऐसे है तो अंगूठे के साइड वाला बोन रेडियस और उसके अपोजिट अल्ना। ठीक है? अल्ना किधर है? अंगूठे के अपोजिट। रेडियस किधर है? जिधर अंगूठा है। अगर ये अंगूठा मेरा यहां है तो ये जो हड्डी है वो क्या है? रेडियस है। ये क्लियर हुआ? अल्ना क्लियर है, रेडियस नहीं। रेडियस जिधर अंगूठा है उधर रेडियस, उसके अपोजिट अल्ना। ये लंबा बोन ह्यूमरस, ये जिसे हम आर्म्स बोलते हैं वो हमारे ह्यूमरस। ह्यूमरस इज ऑल्सो नोन एज आर्म बोन। बोलचाल की भाषा में हम पूरे इस हाथ को हाथ बोल देते हैं, हैंड बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस शोल्डर ज्वाइंट से लेके एल्बो ज्वाइंट के बीच में जो है उसे मैं आर्म्स बोलूंगा। एल्बो ज्वाइंट से लेके रिस्ट ज्वाइंट तक जो है उसे मैं फोर आर्म्स बोलूंगा। और इस रिस्ट ज्वाइंट से आगे जो भी है, डिस्टल जो भी है, उसे मैं हैंड बोलूंगा। यस, हैंड उसे ही बोलते हैं, हैंड सिर्फ इसे बोलते हैं। ये फोर आर्म्स हुआ, यहां से यहां तक ये फोर आर्म्स है, और इससे ऊपर जो है वो आर्म है। यानी कि आर्म बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। फोर आर्म्स बोन के नाम पूछे जाते हैं तो दोनों रेडियस एंड अल्ना बोथ आर, बोलिए क्या है? फोर आर्म बोन। ठीक है, फोर आर्म बोन। फोर आर्म क्यों? यहां फोर वर्ड है, फोर का मतलब यहां क्या हुआ? सामने की ओर, यानी कि हैंड में जो सामने है उसे मैं फोर आर्म बोलूंगा। आगे चलते हैं, कार्पल्स की बात करते हैं हम लोग। कार्पल्स जहां रिस्ट होता है, रिस्ट इज नोन एज कार्पल्स, रिस्ट बोन इज नोन एज कार्पल्स। मेटाकार्पल्स किसे बोलेंगे? पाम। पाम मतलब वो एरिया जहां हमारे हाथों की रेखाएं हैं, ये है पाम। और इसमें जो हड्डियां हैं ऐसे 5, उसे मैं मेटाकार्पल्स बोलूंगा। तो मेटाकार्पल्स क्लियर है, कार्पल्स क्लियर है, उससे पहले रेडियस और अल्ना क्लियर है, ह्यूमरस क्लियर है। लेकिन ह्यूमरस किससे इन सर्कल है? ह्यूमरस किसमें फंसा हुआ है? ये जानना मेरे लिए जरूरी है, तो उसे देखते हैं। एक बार मैं कार्पल्स मेटाकार्पल्स को अच्छे से दिखा देता हूं फिर से। देख ये रेडियस हुआ, ये अल्ना हुआ। इसके बाद जितने यहां बोन्स हैं इधर, दीज आर नोन एज कार्पल बोन्स। ओके, इसमें कार्पल बोन्स में क्या क्या आते हैं? एक तरफ से देखते हैं, एस्केफॉइड बोन्स आएंगे, उसके बाद लूनेट आएगा, उसके बाद ट्रिक्वेंट्रल आएगा, उसके बाद पीसी फॉर्म आएगा। ये सिर्फ जानने के लिए है, ये आप लोग के लेवल में कभी कभी पूछा गया है पहले, इसीलिए मैं इसे कवर कर देता हूं। उसके बाद
ये दिस इज नोन एज फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो के हैं, ये फर्स्ट रो के हैं। सेकेंड रो में क्या क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा, ट्रेपेजॉइड आ जाएगा, कैपिटेट आ जाएगा और हैमेट आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो एक अंगूठे का जो मेटाकार्पल होता है उसे फर्स्ट मेटाकार्पल बोलते हैं, अंगूठे का जो कार्पल होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेटाकार्पल बोलते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकंड मेटाकार्पल, ये थर्ड मेटाकार्पल, ये फोर्थ मेटाकार्पल और ये फिफ्थ मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितने हो गए, 5, वेरी गुड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं फैलेंक्स। फैलेंक्स, अंगूठे में 2 फैलेंक्स होता है, 1 और 2, बाकी सभी में 3-3 होते हैं। तो कुल मिला के 3 चौके 12 और 2 14, 14 फैलेंजेस हो गए मेरे पास, 5 मेटाकार्पल्स हो गए, 8 मेरे पास कार्पल्स बोन्स हो गए, और फिर रेडियस, अल्ना, उसके ऊपर ह्यूमरस, इतने सारे बोन्स हो गए। दीज आर नोन एज, अब इसके एक्सरे पिक्चर देखते हैं। तो एक्सरे पिक्चर में ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है, अंगूठे के साइड वो बोन रेडियस है और उसके अपोजिट अल्ना है। उसके बाद रिस्ट के पास जो यहाँ 8 बोन है वो कार्पल बोन्स है। उसके बाद अलग अलग आपको मेटाकार्पल्स दिख रहे हैं, और उसके बाद डिजिटली सबसे लास्टली आपको फैलेंजेस दिख रहा है। ओके, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। तो नंबर की बात करें तो इसे एक बार देखना जरूरी है। कार्पल्स कितने होते हैं, कार्पल्स 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। फैलेंजेस हम लोग ने देखा अंगूठे में दे और बाकी उंगलियों में 4-4, तो 3-3 होते हैं। तो 3 चक 12 और 2 14 हो गया। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है हमारा, ओके। यहां पर गडल है। गडल का मतलब क्या होता है, ये जो ह्यूमरस का हेड है जिसमें फंसा हुआ है उसे मैं गडल बोलूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये चेस्ट के पास है इसीलिए पेक्टोरल। पेक्टोरल वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू चेस्ट। पेक्टोरल वर्ड लिखेंगे, पेक्टोरल, पेक्टोरल मींस रिलेटेड टू चेस्ट। जो चेस्ट के पास है गर्डल उसे मैं क्या बोलूंगा, पेक्टोरल। और नीचे जो है यानी कि मेरा हैंड लिम का जो गर्डल है उसे मैं क्या बोलूंगा, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल होते हैं। अब नीचे इसकी बात हो रही है, हैंड लिम की बात हो रही है, तो अब हम हैंड लिम में जाएंगे। फीमर, जिसे कि थाई बोन बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन है। विच इज नोन एज लॉन्गेस्ट बोन, प्लीज बताइए, लॉन्गेस्ट बोन कौन होता है, फीमर। फीमर की एक्चुअल लंबाई अनुमान अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है, या 1/4 ऑफ हाइट ऑफ मैन। अगर किसी व्यक्ति की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसका फीमर कितने का लेंथ का होगा, उससे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे यानी कि 40 सेंटीमीटर। ओके, अनुमान ये 45 सेंटीमीटर का होता है एवरेज। ये क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए यहां पे, ये क्यों लिख देना है कि यहां पे ये क्वेश्चन आता है। फीमर हो गया, उसके बाद टीबिया और फिबुला, ये बोन्स हुए। उसका टार्सल्स, जिसे एंकल बोन बोलते हैं, ये 7 इन नंबर होता है। मेटाटार्सल 5 इन नंबर होता है। ये बहुत इजी है, इसे बस हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे। ये फिगर देखिए, ये लंबा बोन, इतना लंबा बोन जो ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट है वो फीमर कहलाया, ठीक है। उसके बाद जो नी ज्वाइंट में पार्टिसिपेट किया बोन, एक क्वेश्चन था एम्स में कभी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ नी ज्वाइंट, उसमें कौन आंसर होगा, फिबुला। फिबुला कभी भी नी ज्वाइंट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखें इस फोटो को तो ये फिबुला आकर के सिर्फ और सिर्फ यहां टीबिया में अटैच हुआ है। क्या वो नी ज्वाइंट में बनाया, नी ज्वाइंट सिर्फ और सिर्फ टीबिया बनाता है, फिबुला सिर्फ टीबिया में यहां पे आके लेटरली जुड़ जाता है। कभी भी फिबुला नी ज्वाइंट नहीं बनाता है। तो दैट राइट आंसर इज फिबुला। फिबुला डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन नी ज्वाइंट फॉर्मेशन। ओके, ये क्लियर हुआ है। तो दिस इज नोन एज फीमर। उसके बाद टीबिया, टीबिया मेक्स नी ज्वाइंट विथ फीमर। देन कम्स फिबुला, फिबुला जो कि लैटरली होता है।
लैटरली, लैटरली मीडियली क्लियर है वर्ड? नहीं क्लियर है, मैं बताता हूं। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। जैसे कि अगर कोई बॉडी है, यहां पे समझे, अगर कोई बॉडी है और बॉडी का ये मिड पोर्शन है, तो अगर एक ये चीज यहां है और एक ये चीज यहां है, तो वो चीज जो मिड लाइन के पास है वो चीज ए और बी, ए मिड लाइन के बहुत करीब है, इसीलिए ए क्या है? मीडियल है। और क्योंकि बी जो है मिड लाइन से थोड़ा दूर है, इसीलिए लैटरल है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ सर? ओके ओके ओके, मैं फिर से बताता हूं। यहां देखेंगे, ये मान लीजिए हैंड है, ये हैंड है। इस हैंड में जितने दूर हम जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हम लेटरली जा रहे हैं, जितने नजदीक आएंगे क्या बोलेंगे कि हम मीडियली आ रहे हैं। जितने मिड लाइन के करीब आएंगे तो मीडियली, जितने दूर जाएंगे वो लेटरली। ठीक है, तो बताइए, स्टर्नम मीडियल है, जबकि मेरा ये जो पेन पकड़े हुए है वो बहुत लेटरल है। जो मिड लाइन से दूर है, हमारे बॉडी के मिड लाइन से जो दूर है वो लेटरल है, हमारे बॉडी के मिड लाइन के जो पास है वो मीडियल है। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके, तो फीमर क्लियर। पैटेला, पैटेला इज नथिंग बट अ कप शेपेड, एक गोल कटोरी के जैसा, नहीं बोलते हैं यहां पे, नी ज्वाइंट के पास कटोरी के जैसा जो बोन है उसे मैं पैटेला बोलूंगा। वो भी बस ऊपर से ऐसे इसे नी ज्वाइंट को कवर किया हुआ है ऊपर से। ठीक है, ये कप शेपेड बोन होता है। ठीक है, ये हुआ। टीबिया हम लोग समझ गए। तो टीबिया और फिबुला में लेटरली कौन हुआ? फिबुला लेटरली होते हैं और टीबिया मीडियल होता है। ये क्लियर हो गया? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके ओके। हम लोग पढ़ चुके थे मेटाटार्सल तक, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फीमर, थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन, टीबिया एंड फिबुला क्लियर है मेरा। टार्सल, टार्सल इज नोन एज एंकल बोन, वो 7 इन नंबर ही होते हैं, जबकि मेरे कार्पल्स जो थे, रिस्ट बोन्स, वो 8 इन नंबर थे। यहां डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि कार्पल्स आर 8 इन नंबर्स एंड टार्सल्स आर 7 इन नंबर। ओके, मेटाटार्सल 5 इन नंबर और मेटा कार्बल्स भी 5 थे। क्लियर है? फैलेंजेस 14, वहां भी फैलेंजेस मेरे 14 ही थे। तो अंतर कहां आया? सिर्फ यहां पे एंकल बोन 7 है और वहां रिस्ट बोन 8 था। तो एक और कौन बोन है जो इसमें ऐड होके इसको 20 करता है? तो वो है पैटेला। पैटेला क्या है? पैटेला इज ए कप शेपेड बोन दैट प्रेजेंट वेंट्रली। मैंने पहले भी बताया है कि वेंट्रली और डोर्सली में क्या अंतर है। अगर मैं आपके सामने हूं और ये पोर्शन मेरे सामने है आपके, तो ये दिस इज नोन एज वेंट्रल। अगर मैं ऐसे पीछे हो जाऊं तो ये मेरा डोर्सल पार्ट है, ये मेरा वेंट्रल पार्ट है सामने वाला, और ये मेरा डोर्सल पार्ट है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ें। ओके, अब आगे चलते हैं और कुछ देखेंगे। अब गर्डल की बात करते हैं हम लोग। गर्डल्स, गर्डल्स का मतलब क्या होता है? वैसी चीज जो किसी चीज को सर्किल करती हो, जिसे घेरती हो, जैसे कि वो अंडरगारमेंट्स। गर्डल्स, गर्डल्स एक्चुअली एक अंडरगारमेंट्स है, अंडरवियर है, जिसे लोग हर्निया से बचने के लिए भी पहनते हैं, हर्निया के प्रिकॉशनरी में भी यूज करते हैं ताकि हर्निया बल्ज ना करे। पेक्टोरल, पेक्टोरल का मतलब समझ में आ गया क्या? रिलेटेड टू छाती, जो यानी कि ऊपर वाला, छाती के पास है ना, छाती के पास। इसीलिए एक मसल का नाम भी है क्या? पेक्टोरैलिस मेजर। पेक्टोरैलिस से क्लियर हुआ कि ये पेक्टोरल रीजन का मसल है, और मेजर का मतलब ये बड़ा मसल है, यानी कि एक छोटा मसल भी होगा। तो यस, दूसरे मसल का नाम क्या होता है? पेक्टोरैलिस
माइनर, वेरी गुड। पेक्टोरालिस माइनर मसल इज प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन, तो चेस्ट रीजन है मेरा उसे हम पेक्टोरल रीजन बोलते हैं, और वहां पे ये दोनों मसल होता है। तो गडल मतलब पेक्टोरल गडल मतलब ऊपर, यानी कि जिससे मेरा अपर लिम जुड़ता है, और पेल्विक गडल क्या, जिससे मेरा लोअर लिम जुड़ता है, यानी कि हैंड लिम जुड़ता है। ये क्लियर हुआ? ओके। पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल, फिर से देखेंगे। पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, यहां लिखेंगे जुड़ना। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने लिखवाया है। आर्टिकुलेशन का मतलब जुड़ना ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली। यहां कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं, ये बट समझ में नहीं आता रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मैं अच्छे से बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे यहां पे बच्चों। पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल दो वर्ड है, देखिए यहां पे ऐसे लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ बच्चों बताइए, पेक्टोरल और पेल्विक लिखा हुआ है। पेक्टोरल एक वर्ड है और पेल्विक एक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब। तो इसके रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो वर्ड पहले के लिए आया है वो वर्ड पहले से जुड़ेगा, यानी कि पेक्टोरल के लिए अपर लिम्ब होगा और पेल्विक लोअर लिम्ब होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला वर्ड इस पहले वर्ड के साथ और दूसरा वर्ड इस दूसरे वर्ड के साथ जुड़ेगा। सो दैट्स व्हाई पेक्टोरल गर्डल इज फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, यानी कि पेक्टोरल गर्डल से अपर लिम्ब जुड़ते हैं और पेल्विक से लोअर लिम्ब जुड़ते हैं। ये बुक में हरदम रिस्पेक्टिवली ये वर्ड को ध्यान देंगे। अगर दो वर्ड है और उसके बाद दो और वर्ड यूज किया गया है, तो इस दो वर्ड का इस नीचे वाले दो वर्ड में पहला वर्ड जो है ऊपर वाले पहले वर्ड से जुड़ता है और फिर दूसरा वर्ड जो है इस वाले से जुड़ता है। इसीलिए पेक्टोरल के साथ साथ अपर वर्ड का जुड़ना होगा और पेल्विक के साथ लोअर लिम्स का जुड़ना होगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्लियर है यहां तक पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल का? क्लियर? ओके ओके। ईच गडल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स, ठीक है। जैसे कि ये मेरा, अब देखते हैं हम गडल के बारे में एक बार। मैं आपको अपर यानी कि पेक्टोरल गडल मैं दिखा देता हूं, पेक्टोरल गडल कैसे बनता है। दिस इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल। ये बोन जो है इसे मैं पेक्टोरल गर्डल बोलूंगा। और ये क्योंकि यहां पे जब ह्यूमरस जुट रहा है तो इतने बोन्स को, इतना जो साथ में जुड़ रहा है, ये पेक्टोरल गर्डल कहलाएगा। अब पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन बोन्स होंगे? पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला होगा और ये बोन्स क्लेविकल होगा या नहीं? वेरी गुड, होगा ये क्लियर हुआ बच्चों? ये क्लियर है? ओके ओके। पेक्टोरल गर्डल क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में बच्चों देखेंगे हम कि कैसे बनता है। पेल्विक गर्डल जो है ये बोन, ये इतना बड़ा बोन, इसे इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत सारा है। एक है हिप बोन, एक है कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन जो वर्ड निकला है वो कॉक्सा से निकला है। कॉक्सा का मतलब भी हिप ही होता है। और दूसरा क्या है? इनोमिनेट बोन। वेरी गुड, इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन है ये, इतना नाम है। ये हिप बोन से ही इसमें एक कैविटी रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइप करें, यस, एस्टाबुलम। एस्टाबुलम में इसका हेड जाके आर्टिकुलेट कर जाता है। तो ये पेल्विक गर्डल के बारे में बातें हो गई। अब मैं यहां से पढ़ना चालू करूंगा कि each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula। ठीक है, अब मैं पहले इधर से देख लेता हूं। ये हो गया, देखिए ये जो है ये क्लेविकल है यहां से, और ये स्टर्नम का वो पार्ट जहां से क्लेविकल जुट रहा है। ये मिड रीजन है, ये चेस्ट रीजन है, ये रीजन है, ये और यहां से ये मेरा क्लेविकल इज आल्सो नोन एज कॉलर बोन, जो यहां से आके यहां मीट करता है, यहां जुड़ता है। ये क्लियर है? तो क्लेविकल मीडियली कहां जुट रहा है? मीडियली यानी कि मिड लाइन के पास कहां जुट रहा है? स्टर्नम से जुट रहा है। ये क्लियर हुआ? और लेटरली कहां जुटेगा?
बताओ, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। देखिए लेटरली कहां जुड़ता है, ये क्लेविकल है, मीडियली यहां जुट रहा था ऐसे करके, देखिए ध्यान से, मीडियली यहां जुट गया, और लेटरली देखिए कहां जुट गया, लेटरली ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाता है। एक्रोमियो क्यों? क्योंकि इसका नाम एक्रोमियन प्रोसेस है। आगे देखेंगे हम लोग ये कहां से आया, एक्रोमियन प्रोसेस है, और इससे क्लेविकल जुट गया, तो इस जॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। यस, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और ये है ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी जिससे कि मेरा ह्यूमरस का हेड जुटता है, ह्यूमरस यहीं पे जुटता है। ठीक है, ह्यूमरस अटैच हुआ ग्लेनोइड कैविटी में, इधर से क्लेविकल आया, एक्रोमियन प्रोसेस से जुटा। तो बताइए हमारे गडल में कौन कौन बोन आ गए, एक आ गए ये मेरा स्कैपुला और दूसरा मेरा क्लेविकल, यानी कि पेक्टोरल गडल इज मेड अप ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल। ये क्लियर हुआ? तो एक साइड के पेक्टोरल गडल में कितने बोन्स हो गए, स्कैपुला क्लेविकल, एक मतलब दो बोन हो गए, और दूसरे साइड में दो, यानी कि स्कैपुला और क्लेविकल, मतलब मेरे अपर बोन यानी कि अपर पेक्टोरल गडल्स में कुल 4 बोन हो गए, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए यही है, अगर इसको ध्यान से थोड़ा देखा जाए तो ये जो ह्यूमरस का हेड है ये यहां ग्लेनोइड कैविटी में घुसता है, अटैच होता है। जो हम लोग बहुत बोलते हैं कि जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ, उससे बाइसेप बनेगा बाइसेप बनेगा बाइसेप बनेगा, ये जो मेरा बाइसेप है, ये बाइसेप के जो टेंडन है यहां जाके जुड़ जाते हैं, ये यहां जाके जुड़ते हैं, और ये हेड फिर उसी के साथ साथ इस ग्लेनोइड कैविटी में फिट हो जाता है, और फिर क्या बना देता है यहां पे, शोल्डर ज्वाइंट। एग्जैक्टली। और शोल्डर ज्वाइंट्स को मूव करने के लिए बहुत उसके चारों तरफ बहुत सारे बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये बस दिखाने के लिए है। और ये सामने की तरफ कौन सा मसल होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। वेरी गुड, ओके। वैसे ही लोअर लिम्ब में जो फीमर है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द लोअर लिम्ब दैट आर्टिकुलेट्स विथ दिस कैविटी ऑफ हिप बोन इज व्हाट, ये जो कैविटी है, यहां जो गड्ढा जैसा है जिसमें कि ये फीमर घुसता है, फीमर जाके उसमें आर्टिकुलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक बोन। इससे एसिटाबुलम में जाकर के ये मेरा हो जाता है, और ये जो चीज, ये जो गोल है यहां पे, इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द फीमर। ह्यूमरस के केस में क्या बोल रहे थे, हेड ऑफ द ह्यूमरस बोल रहे थे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और ये क्लेविकल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्लेविकल है, क्लेविकल के 2 कर्वेचर होते हैं। इसको अगर देखिए, ये क्योंकि ये मिडिल की तरफ है इसीलिए इसे मैं क्या बोलूंगा, मीडियल पार्ट, इसे मैं लेटरल पार्ट बोलूंगा। इससे इसके जो 2 कर्वेचर होते हैं, अगर ये इतना लंबा है तो उसके 1/3 लेटरल वाला जो पार्ट है उसका अलग कर्वेचर आप देख पा रहे हैं, ऐसे है, और 2/3 जो मीडियल वाला पार्ट है उसका अलग कर्वेचर है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लेविकल हैज 2 कर्वेचर। ओके, एक तरफ से क्लेविकल जो मीडियली है, देखिए यहां मीडियल लिखा हुआ है, मीडियल किससे जुड़ता है, स्टर्नम से जुड़ता है, और लेटरल किससे जुड़ता है बच्चों बताइए, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। वेरी गुड, क्लियर है बच्चों? यहां तक पूरा क्लियर है? चलिए, और इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, अगर ये हिप बोन है, अब मैं लाइव मॉडल से आपको सब चीज दिखाता चलूंगा, तो कौन क्या है, देखिए ये स्कैपुला है, स्कैपुला को पीछे से अगर देखें तो ये जो है स्पाइनस प्रोसेसेस है, जो ऐसे ताखा जैसा निकला हुआ है, इसे स्पाइनस प्रोसेसेस बोलते हैं, और ये जो है एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। इसी एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल यहां आके जुड़ता है। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप कैसे जुड़ रहा है यहां पे? मैं इसे ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करके बताता हूं कि ह्यूमरस कैसे जुड़ता है इसमें। ह्यूमरस इसमें ऐसे जुड़ता है, मतलब आपका ये दाहिना, जैसे कि ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं इसे हाथ ऐसे से हिला रहा हूं, इसे मैं अब हड्डी के रूप में दिखाऊंगा, ये ऐसे ऐसे हो रहा था। ठीक है, क्लियर है? ये स्कैपुला है, स्कैपुला में ये जो गड्ढा है इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं ग्लेनोइड कैविटी बोलूंगा। क्लियर है बच्चों? ये ग्लेनोइड कैविटी है, इसमें ह्यूमरस का जो हेड ऐसे फिट हो जाता है, और ये ऐसे से रोटेट करता है, जब अपने बाजुओं को ऐसे से हिलाते हैं तो ऐसे से हिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अब हम चलते हैं
ये बच्चों देखिए, ये पेल्विक बोन है, ये ऐसे, ये यही फोटो है, ये राइट साइड का फोटो है। ये जो गड्ढा है इसी को एसिटाबुलम बोलते हैं। यहीं पे ये फीमर अटैच होता है, देखिए आप, दिस इज नोन एज पेल्विक बोन। पेल्विक बोन ऐसे सिचुएटेड रहते हैं हमारे बॉडी में, और इसके साथ साथ एक एसिटाबुलम कैविटी है। इसमें आप डिमार्केशन देख रहे हैं, एक मार्किंग है काला 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 काला, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बता रहा है कि ये पेल्विक बोन 3 बोन से मिलके बना है। इलियम, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इलियम होता है, इसके एक पार्ट होते हैं इलियक क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, तो ये इलियम हो गया ऊपर। नीचे इशियम, और ये पार्ट को बोलते हैं इशियल ट्यूब्रोसिटी। इलियम, इशियम और प्यूबिस, 2 प्यूबिस यानी कि 2 पेल्विक बोन जब आपस में जुड़ते हैं ऐसे करके, तो यहां दोनों प्यूबिस जुड़ता है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इस पार्ट को जो छेद जैसा है, गोल गड्ढा जैसा है, इसे मैं एसिटाबुलर कैविटी या एसिटाबुलम बोलूंगा, जिसमें कि मेरा हेड ऑफ द फीमर, ये दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन। व्हाट इज दिस? दिस इज फीमर। फीमर इज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन है हमारे शरीर का। कितना लेंथ होता है कमेंट करके बताइए। ये 45 सेंटीमीटर का होगा, या 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। तो अगर ये पेल्विक बोन है और इसमें ये ऐसे फीमर अटैच हो जाता है, और ऐसे 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 ये घूमता है। क्लियर हुआ बच्चों? देख पा रहे हैं? पेल्विक बोन, इलियम, इशियम, प्यूबिस, इलियम, इशियम, प्यूबिस। क्लियर है? ये 3 बोन से मिलके बनता है, लेकिन ये फ्यूज्ड है तो टोटली 1 काउंट होगा। तो पेल्विक कर्डल एक तरफ एक पेल्विक बोन, दूसरी तरफ दूसरे पेल्विक बोन, और ये मिडलाइन में किससे अटैच होता है बच्चों? ये मिडलाइन में ऐसे अटैच होता है। किससे? सैक्रम से। ऐसे करके अटैच होता है। ठीक है बच्चों, देख पा रहे हैं आप? ये ऐसे करके अटैच होगा, ऐसे करके अटैच होता है, और इधर से एक और हिप बोन आएगा, और दोनों हिप बोन का ये पेल्विक पार्ट यहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बन जाएगा, और ये सैक्रम है बच्चों, ये पेल्विक बोन है। तो दिस गर्डल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 2 बोन्स, वन ईच साइड, दिस साइड पेल्विक बोन, और इधर एक दूसरा पेल्विक बोन होता है। क्लियर है बच्चों? देखो, क्लियर है? ये सैक्रम हुआ, ये पेल्विक बोन हुए, और इसके 3 पार्ट हुए, इलियम, इशियम और प्यूबिस। क्लियर? ओके। यहां क्लियर है बच्चों सब? हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऊपर से इलियम आया, ये जो नीचे पार्ट इशियम है, और इशियम की ये ट्यूब्रोसिटी है जहां हम लोग बैठते हैं। तो देखो, ये एसिटाबुलर कैविटी के जो एसिटाबुलर है, एसिटाबुलम है, वो 3 पार्ट से, ऊपर वाला इशियम से बनता है, इधर वाला एलियम से बनता है, और आगे वाला प्यूबिस से बनता है। ओके, क्लियर? चल, क्लियर है बच्चों? फोटो देखते जाएंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट इन द ग्लेनोइड कैविटी है, देख रहे हैं हम लोग बच्चों, ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? ये क्लेविकल का मीडियल पार्ट है, जो कि स्टर्नम से जुड़ रहा है, और लेटरल पार्ट एक्नोमियन प्रोसेस से जुड़ रहा है बच्चों। ये हमारे रेडियस अल्ना और ये सब। देखिए रेडियस अल्ना क्या है, कौन से बोन्स है? रेडियस, दिस इज रेडियस। ओके, ये रेडियस है, और ये अल्ना है। अल्ना है जो नॉच, यहां एक नॉच होता है, वो इसमें फंस जाता है। मैं इसे फिर से इसके साथ अटैच करके दिखा रहा हूं। ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के पीछे कैविटी है ओलेक्रेनॉन फोसा, इसमें ये ऐसे अटैच हो जाता है अल्ना हमारा। देख पा रहे हैं बच्चों? ऐसे अटैच हो जाता है, और इधर यहां पे रेडियस रहता है। देख पा रहे बच्चों कैसे? फिर और ये ऐसे से हमारा हाथ हिलता है। तो ये किस तरफ का हुआ? ये किस तरफ का बोन है सब बताइए?
कैसे है, ऐसे है, ह्यूमरस, रेडियस क्योंकि ये अंगूठे की तरफ है, और ये अल्ना, बताइए किधर हुआ, देख पा रहे हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, क्लियर है, क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, अब यहां देखेंगे किसके बारे में, स्कैपुला के बारे में। यही स्कैपुला, ये स्कैपुला है हमारा, देखिए स्कैपुला आपके सामने लाइव, ये स्कैपुला है बच्चों, देख पा रहे हैं स्कैपुला, ये स्कैपुलर कैविटी है, ये ग्लेनोइड कैविटी है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है जिससे कि क्लेविकल जुड़ता है, यहां से क्लेविकल आकर के, देख पा रहे हैं, क्लियर है। इसे मैं ऐसे कर दूंगा, ये फोटो हो गया, ये ग्लेनोइड कैविटी है, क्लियर बच्चों, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, तो ग्लेनोइड कैविटी ये हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस ये हो गया, क्लियर है। अब इसे मैं पलट देता हूं, तो ऐसे हो गया बच्चों, फिर वैसे ये जो स्पाइनस प्रोसेस निकला हुआ है, स्पाइंस निकले हुए हैं, ताखा जैसा जिसे बोलते हैं, वो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला कहलाएगा। स्पाइनस प्रोसेस आगे जब जाता है तो यही ऊपर की ओर फैल जाता है, जिसे हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस अगर हम एनाटॉमिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस का मतलब है अ लोकलाइज्ड एलिवेशन और प्रोजेक्शन ऑफ अ लार्ज साइज। ये एक तरह का एलिवेशन है, आप देख पा रहे हैं यहां से ये एलिवेटेड चीज है, उठा हुआ चीज है, फ्लैट है, तो अ लोकलाइज्ड एलिवेशन और प्रोजेक्शन ऑफ अ लार्ज साइज इज नोन एज प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोला गया, प्रोसेस, अ लोकलाइज्ड एलिवेशन प्रोजेक्शन ऑफ अ लार्ज साइज, क्योंकि ये लार्ज साइज का है इसीलिए क्या बोलेंगे, एक्रोमियन। एक्रोमियन इज फॉर व्हाट, आर्टिकुलेशन सरफेस फॉर क्लेविकल। आर्टिकुलेशन सरफेस का मतलब मैं फिर से लिख देता हूं, जहां जुड़ता है, जहां जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एक्रोमियन प्रोसेस से क्या जुड़ता है, क्लेविकल जुड़ते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, आप देख पा रहे हैं, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ठीक है। 3 फोटो में हम लोग देख लिए कि ये ग्लेनोइड कैविटी है, ये ग्लेनोइड कैविटी और ये ग्लेनोइड कैविटी है। क्लियर हुआ बच्चों, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये फिर एक्रोमियन प्रोसेस है। ये क्लियर हुआ बच्चों। मैं लाइव चीजें दिखाकर आपको समझाना चाहता हूं, आप उसे ध्यान से समझें। और गडल का मतलब हम लोग समझ गए कि गडल क्या होता है, गडल जो इनसर्कल करता है, ये पूरे बॉडी को इनसर्कल करने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, गडल। गडल एक्चुअली वही वर्ड से निकला है, एक अंडरगारमेंट्स, अंडरवियर, जिससे हम अपने पूरे बॉडी को कवर करते हैं, इसीलिए पेल्विक गडल, पेल्विक पेक्टोरल गडल जैसे वर्ड आए हैं। ओके, अब हम एनसीईआरटी में आगे चलते हैं। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना सब चीज। पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल बोल्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन जुड़ना ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। गडल इज फॉर्म ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ से मिलते हैं, एक हाफ इधर और एक हाफ इधर। एक हाफ यहाँ पे स्कैपुला है ऐसे करके, यहाँ भी स्कैपुला है एक ऐसे करके, तो 2-2 स्कैपुला और 2-2 हिप बोन मिलके गडल्स बनाते हैं। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गडल, यानी कि ऊपरी बात हो रही है हमारी, यानी कि अपर बोन्स, अपर पेक्टोरल गडल की बात हो रही है, ये मिलके बनता है क्लेविकल और स्कैपुला से। स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन है, बताइए फ्लैट बोन है कि नहीं, फ्लैट बोन है कि नहीं बच्चों, क्योंकि ये फ्लैट है, पूरा फ्लैट है, हम लोग देख भी पा रहे थे लाइव मॉडल से कि ये फ्लैट है, कोई लॉन्ग बोन नहीं है, देखिए फ्लैट है पूरा, इसीलिए इसे फ्लैट बोन बोला गया, चौड़ा है, फैला हुआ बोन है, इसीलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, फ्लैट बोन। दिस इज फ्लैट बोन, ठीक है बच्चों। फिर पढ़ते हैं हम लोग आगे। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। अब बताइए, जैसे कि मैं ये खड़ा हूं तो ये मेरा पिछला पोर्शन है, यानी कि डोर्सल पोर्शन है, और यहीं पे जो यहाँ पे निकलता है उसे मैं क्या बोलूंगा, इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। ये मेरे पीछे ये स्कैपुला है, ओके, ये इसीलिए डोर्सली प्रेजेंट रहता है। ये कहां से कहां तक है, सेकेंड से लेके 7th रिब्स तक है।
अगर मैं आदमी का रीढ़ का हड्डी ऐसे बनाऊं और इसे मैं सर्वाइकल, इसे मैं थोरेसिक वर्टिब्रा बोलूं, तो ये थोरेक्स के यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7 तक आए, तो ये सेकेंड से सेवेंथ यानी कि ये ऐसे करके इतना तक फैला हुआ है, और यहाँ इसका ग्लेनोइड कैविटी है, एक्रोमियन प्रोसेस ऐसे है, और इसमें यहां तक फैला हुआ है, यानी कि T2 से लेकर के सेवेंथ रिब्स तक फैला हुआ है, सेवेंथ रिब्स तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सेकेंड से लेकर के सेवेंथ रिब तक के बीच में फैला हुआ है। ये डॉर्सल फ्लैट बोन है, फ्लैट मैंने फैला हुआ, ट्रायंगुलर बॉडी है। हम लोग देख पा रहे थे कि कैसे ट्रायंगुलर था, ये ट्रायंगल शेप का है, देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल है एक तरह का। इसमें एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, इसी रिज की बात कर रही है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज, जिसे कि स्पाइन बोलते हैं। इसकी स्लाइटली एलिवेटेड रिज ये आप फैला हुआ देख पा रहे हैं। अरे यार, स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, स्पाइन। ये स्कैपुला का स्पाइन है, देखिए ये स्कैपुला का स्पाइन है, और ये एक्नोमियन प्रोसेस हो गया। ठीक है बच्चों, तो डॉर्सली फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज ए स्लाइटेड एलिवेटेड रिज, जिसे कि स्पाइन बोलते हैं। एक फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस है, जिसे कि एक्रोमियन प्रोसेस की बात की गई है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। द क्लैविकल आर्टिकुलेट विद दिस, यहां दिस का मतलब क्या हुआ लिखेंगे, दिस का मतलब क्या हुआ, यहां दिस का मतलब एक्रोमियन प्रोसेस हुआ, ठीक ना। ये क्लैविकल कहां जुड़ता है, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी। हम लोग इस एक्रोमियन के जस्ट नीचे क्या है, ग्लेनोइड कैविटी है। इससे क्या आर्टिकुलेट करता है बच्चों बताइए, मैं अभी तुरंत बताया था, इससे क्या आर्टिकुलेट करता है, इससे क्या आर्टिकुलेट करता है बताओ, वेरी गुड, इससे क्या आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस। और ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, तो ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस जुड़ के क्या बनाता है बच्चों, शोल्डर ज्वाइंट। देखिए दिस इज नोन एज शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लेनोइड कैविटी, हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट एंड फॉर्म्स शोल्डर ज्वाइंट, वेरी गुड। each clavicle is long cylinder bone with two curvature। जैसा कि हमने बताया कि ये जो क्लैविकल है उसमें दो कर्वेचर होते हैं ऐसे। अगर ये मीडियल है और ये लैटरल है, मीडियल मतलब जो शरीर के मिडिल में अटैच हो रहा है, इसे मैं उस फोटो से दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ये क्लैविकल है, क्लैविकल में इसका यहां ऐसे फैला हुआ था, क्लैविकल में इसका जो मीडियल पार्ट है ये किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, ये कौन सा बोन है, ये है स्टर्नम। तो मीडियली आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम, लेटरली विथ एक्रोमियन प्रोसेसेस एंड फॉर्म्स शोल्डर जॉइंट। ओके, यस। अब हम आते हैं बिलो द, ये पढ़ चुके हैं बच्चों हम लोग। ईच क्लैविकल एक लॉन्ग बोन है, टू कर्वेचर है, यहां दो कर्वेचर की बात की गई है। दिस बोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, और इसे एक और बोन कहा जाता है फैशन इंडस्ट्री में, इसी बोन का क्या नाम है, वेरी गुड, क्या बोलो, हाँ बोलो, तुम ही बोलो, यस, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बात सुनते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। हिप बोन का मॉडल उठा लिए हैं सर, हिप बोन का बोन उठा लिए हैं, आगे चलते हैं। टू कॉक्सल, कॉक्सल मींस यहां लिखेंगे कॉक्सल, कॉक्सल वर्ड आया है कॉक्सा से, जिसका मतलब होता है हिप। तो कॉक्सल बोन सुनते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कॉक्सा, और कॉक्सा मतलब हिप। ओके ओके, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। ये जो बोन्स हैं आप देखिए, ये तीन बोन से मिलके बने हैं। कौन कौन, इलियम, इसके ऊपर जो है इलियम, ये डॉट 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 के ऊपर जो है इलियम है, ये इशियम है, और ये प्यूबिस है। तीन बोन से मिलके बनते हैं
ऐसे अगर मैं रखूं तो ये इलियम हुआ, इशियम हुआ और ये प्यूबिस हुआ, 3 बोन के मिल से बनते हैं बच्चों। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एवर बोन्स इज ए कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम। तो इसमें इस बोन, इस पेल्विक बोन में एसिटाबुलम कौन है बच्चों? ये है, देख पा रहे हैं यहां 3 लाइनिंग है, इसके ऊपर जो है इलियम, इसके पीछे जो है इशियम और आगे जो है प्यूबिस। आगे की ओर ऐसे निकला हुआ है, ये प्यूबिस है, पीछे की ओर इशियम है, ऊपर जो है आइलियम है। ये क्लियर हो बच्चों? एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई संशय शक नहीं होना चाहिए। और ये कैविटी का नाम ही एसिटाबुलम है, जिसमें कि हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करता है। देखिए अगर मैं चल रहा हूं तो ऐसे चलूंगा, देख पा रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं? मैं पीछे आ रहा हूं, ये मेरे बोन्स ऐसे से हो रहे हैं, अभी पीछे मैं आऊंगा तो ऐसे से ये पीछे आ गया। समझ पा रहे हैं बच्चों? हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट मीन विच? हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम। हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम। ओके, ये क्लियर है? ओके। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली। वेंट्रली मतलब, फिर से लिखेंगे, वेंट्रली का मतलब होता है आगे की ओर, आगे की ओर, है कि नहीं, या सामने। अब जो तुम्हारे सामने है वो वेंट्रली है, जो पीछे है वो, वेरी गुड, डॉर्सली है। और ये दोनों आगे मिलके कहां मिलते हैं? पेल्विक बोन, अगर ये पेल्विक बोन ऐसे है, पेल्विक बोन ऐसे है, तो ये पेल्विक बोन का पिछला पोर्शन हुआ, पीछे ये बोन, तो ये पीछे किससे मिल रहा है? डॉर्सली मीट्स विथ सैक्रम, एंट्रली आगे की ओर एक और हिप बोन ऐसे आके मिल जाते हैं, ठीक है। वेंट्रली दोनों हिप बोन आपस में इसका प्यूबिक पार्ट जो है मिलता है, तो क्या बनाता है? द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसमें कि कौन सा फाइबर रहता है बच्चों? कौन सा कार्टिलेज रहता है? फाइब्रस कार्टिलेज रहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैं क्वेश्चन अब पूछूंगा, आप लोगों को टाइप करके बताना है कि क्या क्या आंसर है। अपर लिम्स किससे आर्टिकुलेट करता है? पेल्विक गर्डल से या पेक्टोरल गर्डल से? ये बताइए, टाइप करके बताइए। वेरी गुड, पेक्टोरल। लोअर लिम किससे आर्टिकुलेट करता है? ये बताइए। वेरी गुड, पेल्विक। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा जुड़ता है। आगे पढ़ते हैं, ये क्लियर है बच्चों? अपर लिम, लोअर लिम, गर्डल्स, ये क्लियर हुआ? पूरे अच्छे तरीके से अगर क्लियर नहीं होगा तो ये डाउट बना रहेगा। अभी हम लोग कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, अभी खड़े होके टाइप करके आप पूछ सकते हैं कि क्या है। क्लियर है सब? आगे बढ़े? ओके ओके ओके, ठीक। अब मैं ज्वाइंट्स पढ़ूंगा। ओके, ज्वाइंट्स पढ़ना है, देखना है, एनसीईआरटी खुली रहनी चाहिए। ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जहां भी बॉडी में ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स इज नथिंग बट द, बताइए ज्वाइंट्स क्या है? ज्वाइंट इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स। दो बोन्स जहां मिलते हैं वहां ज्वाइंट्स बनता है। और ज्वाइंट्स क्यों है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ज्वाइंट? ज्वाइंट का मेन फंक्शन है टू इनेबल मूवमेंट, उसके आजू बाजू में मूवमेंट हो। अगर ये यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट नहीं रहता तो क्या मैं इसे मोड़ पाता? ऐसे नहीं। तो इस एल्बो ज्वाइंट का क्या फायदा है कि मैं इस अपने हाथों को ऐसे मोड़ सकता हूं। क्लियर? अगर ये फिंगर्स में, यहां फिंगर्स में अगर ज्वाइंट्स नहीं रहता तो क्या मैं इसे मोड़ पाता? क्या मैं इसे मोड़ के लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो ज्वाइंट्स इनेबल्स, गिव्स अस सम मोबिलिटी, जिसके कि मैं उसे लिख सकूं, कुछ काम कर सकूं, उसके अबाउट मूवमेंट कर सकूं। तो ज्वाइंट क्या हो गया? समझ गए बच्चों? ज्वाइंट इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स। समझ गए? जैसे क्या ये ज्वाइंट्स है? क्या एक पेल्विक बोन अगर फीमर के साथ जुड़ता है तो क्या ये ज्वाइंट बनाएगा? यस, वेरी गुड, ज्वाइंट बनाएगा, यहां पे ज्वाइंट बनाएगा। क्लियर है बच्चों? वैसे ही हमारा शोल्डर, अगर मेरा ये
स्कैपुला के साथ ह्यूमरस जुट के मूवमेंट कर रहा है, यहां पे ऐसे जुट रहा है, तो क्या ये ज्वाइंट बनाएगा? यस, इसका नाम क्या होगा? शोल्डर ज्वाइंट। वेरी गुड। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। लोकोमोटरी मूवमेंट जो होते हैं वो किसके अबाउट होता है? अगर लोकोमोशन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने बॉडी में ज्वाइंट्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। ज्वाइंट्स किसे बोलेंगे? जहां पे दो बोन्स मिल रहे हो। ज्वाइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। एक्जेक्टली, ठीक है। ज्वाइंट्स क्या हुआ? जहां बोन और बोन मिलते हो या जहां बोन और कार्टिलेज मिलता हो। तो बताइए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। क्या ये ज्वाइंट है? क्या ये ज्वाइंट है? मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा रिब्स है वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ता है, किसी कार्टिलेज से जुड़ता है। तो क्या ये ज्वाइंट है? एज पर डेफिनेशन ये ज्वाइंट है। क्यों है? क्योंकि यहां बोन्स कार्टिलेज से मिल रहा है, यहां कार्टिलेज बोन से मिल रहा है। तो ज्वाइंट के डिफिनेशन में एक चीज और ऐड करना है कि जहां बोन ज्वाइंट, जहां बोन कार्टिलेज से मिले उसे मैं ज्वाइंट्स बोलूंगा। ठीक है, ना कि सिर्फ जहां बोन और बोन मिल रहा है वो तो ज्वाइंट है ही, लेकिन एक चीज हमें और पढ़ना है कि जहां बोन और कार्टिलेज मिले उसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? बताइए। उसे मैं, वेरी गुड, उसे भी मैं ज्वाइंट बोलूंगा। क्लियर? ये भी ज्वाइंट है और ये भी ज्वाइंट है। क्लियर है बच्चों? आगे मैं चलता हूं। ज्वाइंट्स क्लियर हुआ कि ज्वाइंट्स में क्या क्या है? ज्वाइंट्स बोन और बोन मिलने से बनता है, ज्वाइंट्स बोन और कार्टिलेज मिलने से बनता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू ज्वाइंट्स वेयर द ज्वाइंट्स एक्ट एज ए फल्क्रम। फल्क्रम पढ़े होंगे आप, लोड, फल्क्रम, कुछ याद आ रहा है फिजिक्स में? यस। अगर ये झूला है, अगर लीवर है, तो ये क्या होता था? फल्क्रम। फल्क्रम, फल्क्रम के अबाउट भी मूवमेंट होता था, है कि नहीं? याद होगा आपको, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। तो फोर्स जनरेटेड बाय द मसल यूज टू कैरी अबाउट थ्रू ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या चीज के जैसा यूज करता है, इसे क्वेश्चन में लिखेंगे। ज्वाइंट्स act as a fulcrum. What? Joint as act a fulcrum. Okay. The mobility at these joints vary depending upon different factor. किसी किसी joints में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, जैसे कि मेरे शोल्डर ज्वाइंट के बाद बहुत मूवमेंट है, लेकिन मेरे इस स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट है उसके अबाउट बहुत कम मूवमेंट है। तो ये फैक्टर होता है, कुछ मोबिलिटी की फैक्टर्स है, तो डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे। ज्वाइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। कितने तरह के ज्वाइंट्स बांटे गए हैं बच्चों? 3 तरह के। पहला फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस और तीसरा साइनोवियल। अब अपने बुक में देख पा रहे होंगे 3 तरह के बोन्स हो गए बच्चों, 3 तरह के ज्वाइंट्स हो गए। कौन कौन? फाइब्रस, बोलो, वेरी गुड, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, और फिर कुछ बातें और जानेंगे। सब साथ हैं? साथ ही रहें। चलिए आगे चलते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। अभी कुछ देर पहले हम लोग कहीं फाइब्रस ज्वाइंट और फाइब्रस कार्टिलेज की बात हो रही थी, बताइए कहां हो रही थी? वेरी गुड, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जुड़ता है दोनों हिप बोन आगे, वहां पे कौन से कार्टिलेज रहते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज रहते हैं, और वहां मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ओके, तो क्वेश्चन आता है विच ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट? तो आंसर इज फाइब्रस। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय ए फ्लैट स्कल बोन। हमारे स्कल बोन, जैसे कि मेरे पास जो स्कल है, एक मॉडल से समझेंगे, ये स्कल है, तो ये कौन सा बोन है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज फ्रंटल बोन बिकॉज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट, और ये पेराइटल बोन है। तो यहां जो आपस में ये जुड़ा,
यहां ये दिख रहे पा रहे हैं आप, सूचर है, दिख रहा है बच्चों, जो सूचर है यहाँ पे फ्रंट में सूचर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सूचर, इसके बाद क्या है, ब्रेन का क्या बोन का मूवमेंट होता होगा, देख पा रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं हिलाने का, लेकिन हिला नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, ये जो ज्वाइंट्स है बहुत कम, या यूं बोले कि डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट अबाउट दिस ज्वाइंट्स। ओके, तो क्या ये फ्रंटल और पेराइटल के ज्वाइंट्स के अबाउट ये बोन्स आपस में हिल सकते हैं? नहीं। तो ये किस तरह के ज्वाइंट हो गए बच्चों? फाइब्रस ज्वाइंट। वेरी गुड। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इज demonstrated by flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures। मैंने पहले भी बोला था कि इसे मैं सूचर्स कहता हूं, इसे सूचर्स कहा गया। आप ध्यान देखें, ये सूचर्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि बोन जुड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऐसे 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 जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सूचर्स है। क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये पूछता है कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू कहां पाए जाते हैं। तो यहां पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा बच्चों? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिससे कि सूचर्स बनते हैं टू फॉर्म द क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है? वैसा बोन जो ब्रेन को कवर करे। तो जो क्रेनियल बोन्स होते हैं वो आपस में सूचर्स बनाते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं होता इसके अबाउट, और इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। वेरी गुड। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। द बोन्स इन्वॉल्व्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। अब बताइए, कार्टिलेजेस हम लोग कहां पढ़े थे अभी? फाइब्रस कार्टिलेज, याद आया? यस। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा in the vertebral column in this pattern and it permit limited movement। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वहां होता है जो कि जुड़े हो ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जहां कार्टिलेज हो। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको याद आ रहा होगा, मैं बता देता हूं एग्जांपल लेकर के। देख पा रहे हैं यहां पे, ये एक क्या है बच्चों? ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, और ये आपस में किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जुड़ा हुआ है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन दोनों को जोड़ के रखा है। तो यहां पे ये बहुत लिमिटेड, हम लोग अपने रिब्स को, हम अपने वर्टिब्रा को बहुत ज्यादा तो नहीं बेंड कर सकते, एक लिमिटेड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहां पे ये कौन सा, बताइए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा? यहां पे ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, या कौन सा कार्टिलेज होगा? कार्टिलेज कौन सा होगा बताइए? हाइलाइन कार्टिलेज। वेरी गुड। यहां पे कार्टिलेजेस होते हैं जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स बनाते हैं। वर्टिब्रा के अलोंग मेनली ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लिमिटेड। द वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लिमिटेड हेयर। देखो 3 वर्ड है यहां पे। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, क्या है बच्चों? पहला, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, है कि नहीं? यहां पे परमिट्स मूवमेंट है। और तीसरा वर्ड है कंसिडरेबल मूवमेंट। अब देखो तीनों वर्ड, फाइब्रस में नो, कार्टिलेजिनस में थोड़ा, और साइनोवियल में अच्छा। अच्छा मूवमेंट मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक मूवमेंट होता है इसके अबाउट, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा अगर हम बताएं मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी ऑर्डर आए ज्वाइंट्स का, तो सबसे ज्यादा किसका? साइनोवियल का। उससे ज्यादा, उससे कम थोड़ा कार्टिलेजिनस का, और फाइब्रस का तो सबसे कम। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? क्लियर? ओके। अब आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय का मतलब उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे वो जाना जाता है। यहां लिखेंगे कैरेक्टराइज का मतलब क्या होता है? जिससे वो जाना जाता है। वेरी गुड, जिससे वो जाना जाता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट किससे जाना जाता है भाई? प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है बच्चों? फिर लिखेंगे 2 नंबर ना, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मतलब पानी जैसा कुछ, ठीक है, पानी जैसा तरल पदार्थ।
क्या है तरल पदार्थ, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल कैविटी में भरा हुआ साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल कैविटी क्या होता है, अब देखिए ध्यान से। देख पा रहे बच्चों, ये क्या है, अब नाम बताना है आपको, ये क्या है, बताओ ये क्या है, जब तक बताओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये स्कैपुला है, वेरी गुड। और ये क्या है, ह्यूमरस, दोनों आपस में जुड़ा ये कैविटी देख पा रहे हैं आप, क्या है ये, इसी कैविटी, ये अगर इसके चारों तरफ कुछ कुछ कार्टिलेज कुछ कुछ और गहरा हो जाए, जैसे कि मैं फोटो से अगर दिखा दूं एक बार, देख, हाँ ये देखिए यहां पे, ये जो सिर्फ यहां क्या था, ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ बहुत सारे लिगामेंट, बहुत सारे टेंडन वगैरह मिलके इसे और गहरा कर देते हैं, और गहरा होने पे इसे मैं क्या बोलूंगा, बताइए, इसे मैं और क्या बोलूंगा, यहां पे जिसमें कुछ तरल पदार्थ साइनोवियल फ्लूइड होगा, तब मैं इस कैविटी को साइनोवियल कैविटी बोलूंगा, क्योंकि उसमें कुछ साइनोवियल फ्लूइड भी है। क्लियर है बच्चों? हाँ, देखते हैं यहां पे, जिस कैविटी में फ्लूइड भर जाएगा उसको मैं साइनोवियल कैविटी बोलूंगा, और उस फ्लूइड का नाम क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। वेरी गुड। तो साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, और वही फ्लूइड जो है आसानी से इसके अबाउट मूवमेंट करने में मदद करता है। क्योंकि अगर आप बताइए, हम अपने साइकिल चलाते हैं, साइकिल में क्या होता है, जब वो कड़ा चलने लगता है तो हम कुछ तेल डाल देते हैं, वैसे ही भगवान ने हमारे बॉडी में भी मूवमेंट्स को फ्रीली चलने के लिए, आसानी से चलने के लिए क्या दिया हुआ है, तेल, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो यहां साइनोवियल फ्लूइड भगवान देते रहते हैं, अपना बनते रहता है, और ये ज्वाइंट्स आसानी से चलने लगता है। कितना अनोखा है ये प्रकृति, है कि नहीं? इसीलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ रटने की सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी वही पढ़ सकता है जिसमें इसकी रुचि हो, ये समझने का प्योरली साइंस है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर देखते हैं, और इस तरह से जो अरेंजमेंट हुई कैविटी की, उसके अंदर कुछ फ्लूइड दिया गया और फिर ये मूव किया, इसी से कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब क्या होता है, अच्छा या अच्छी मात्रा में, अच्छी मात्रा में, है कि नहीं, बहुत अच्छी मात्रा में मूवमेंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट के आसपास। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स, है कि नहीं? यही मूवमेंट्स जो है, ये जो मूवमेंट्स करवाते हैं इस जॉइंट्स के अबाउट, यही हमें लोकोमोट करने में, चलने में मदद करता है कि नहीं? या और कुछ मूवमेंट करने में, शोल्डर जॉइंट के अबाउट हम तो मूव तो नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी को, लोकोमोट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कंसिडरेबल मूवमेंट्स है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के अबाउट। अब इसके अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। तो पेक्टोरल गडल का यहां क्या मतलब हुआ बच्चों, पेक्टोरल गडल का मतलब क्या हुआ बताओ, स्कैपुला और स्कैपुला प्लस क्लैविकल, है कि नहीं? यानी कि ये बोल रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कंसिडरेबल जो एग्जांपल है, सबसे पहला वो क्या है, स्कैपुला से जब मिलता है ह्यूमरस तब। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद दूसरा क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट समझ पा रहे हैं आप लोग? जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अपना गेट देखें। जैसे गेट होता है, गेट कैसे होता है बच्चों, ध्यान दिया होगा आपने, गेट ऐसे होता है, गेट ऐसे होता है कि नहीं? और ये गेट इसके अबाउट रोटेट करता है। इस गेट, ये जो अगर गेट है तो ये फिर ऐसे और ऐसे ही घूमेगा। सिर्फ गेट कैसे खुलता है अपना, वैसे ही। तो ये जो हमारे यहाँ पे हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट को आप ज्यादा यानी कि नी ज्वाइंट को खोलने का कोशिश करें। नी ज्वाइंट ज्यादा कितना खुलता है बच्चों? नी ज्वाइंट जब खुलता है तो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बस अगर नी ज्वाइंट मेरा ऐसे तो ऐसे ही खुल सकता है, ज्यादा ये पीछे जाएगा। क्या ये पूरे 360 डिग्री तो नहीं घूम जाता है, बस इतना ही घूमता है।
तो इस तरह के ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट, जो कि दरवाजे में भी रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिंज लगा हुआ है। यस, आगे देखते हैं। तो दो तरह के हम लोग देख लिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देख लिए, हिंज ज्वाइंट देख लिए। बॉल, अब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाए अपने कॉपी में, अगल बगल लिखे या इसे अंडरलाइन करके अच्छे से रख ले। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट एक क्लासिकल एग्जांपल है। हिंज ज्वाइंट के क्लासिकल एग्जांपल क्या है? नी ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट का क्या क्लासिकल एग्जांपल है? एटलस और एक्सिस। मैंने एटलस की चर्चा की है। एटलस क्या होता है? फर्स्ट वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस। और एक्सिस क्या है? वेरी गुड, बताइए एक्सिस क्या है? एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड वर्टिब्रे। सेकेंड वर्टिब्रे को एक्सिस बोला गया है, एटलस को फर्स्ट वर्टिब्रे बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो पाइवोट ज्वाइंट किस, देखो जैसे कि हम अपना गला हल्का ऐसे मूव कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं आराम से, तो यहां मेरा स्कल है, उसके बाद यहां मेरा पहला वर्टिब्रा होगा और दूसरा वर्टिब्रा है, तो यहां जो ज्वाइंट बनता है वो पाइवोट ज्वाइंट बनता है। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कार्पल्स के बीच में बनते हैं। कार्पल्स कहां होते हैं? कार्पल्स इज ऑल्सो नोन एज रिस्ट ज्वाइंट, है कि नहीं? यहां पे जो ज्वाइंट मूवमेंट है उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मूवमेंट। सो दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट, दिस ज्वाइंट इज नोन एज ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स। एंड सैडल ज्वाइंट किसको बोलेंगे? जो कार्पल और मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, यानी कि अगर ये मेरा कार्पल है और ये मेरा थंब है, तो इसके बीच और इसके बीच में जो मूवमेंट होगा वो कौन सा मूवमेंट हो रहा होगा? सैडल ज्वाइंट, है कि नहीं? सैडलिंग मूवमेंट। तो ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में जो होता है वो सैडल ज्वाइंट होता है। कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट होता है। नी ज्वाइंट जो होता है वो हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। और सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के एग्जांपल क्या आ जाएंगे बच्चों? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल आएंगे। क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड। जब इतना मैंने पढ़ ही लिया तो थोड़ा सा और मैं पढ़ लेता हूं, बस थोड़ी सी में, थोड़ा देर और देखते हैं। अगर कहीं ज्वाइंट्स है, अगर कहीं बोन्स है, अगर कहीं बोनी मोशन हो रहे हैं, तो उसके अबाउट कुछ दिक्कत हो सकती है, जिससे हमें कुछ कुछ डिजीज होगी। अब हम बोन से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जुड़ जाते हैं, देखते हैं। ओके, तो डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, मेस्थेनिया ग्रेविस। मेस्थेनिया ग्रेविस एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है सर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब बोलते हैं? जब नहीं बोलते हैं, जब खुद अपने अपने के दुश्मन बन जाए, यानी कि बॉडी मेरा खुद के लिए दुश्मन बन जाएगा, तो हम बोलेंगे कि मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। इसमें क्या होता है बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ह्यूमन बॉडी itself produce antibody against itself। मतलब हिंदी में लिखेंगे, खुद बॉडी खुद के लिए एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी का काम क्या है बच्चों? एंटीबॉडी का काम है किसी भी माइक्रोब्स, किसी भी कीड़े मकोड़े से लड़ने के लिए हमारा शरीर बनाता है। यानी कि वो बेसिकली एक तरह से वेपन है दूसरे को मारने के लिए, है कि नहीं? और इसमें बॉडी खुद के लिए, अपने बॉडी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, तो हार्म किसका होगा? खुद के बॉडी का। तो यही डिजीज एक्चुअली मेस्थेनिया ग्रेविस में होता है। मेस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है बच्चों? मेस्थेनिया ग्रेविस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। कैसे करता है? अगर हम थोड़ा डीप देखें तो आपने पढ़ा होगा एक्सॉन के बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। कुछ मैं बताता हूं। जैसे कि ये मेरा एक्सोनल टर्मिनल है, मतलब जो नर्व्स आते हैं,
जो नर्व्स आते हैं बच्चों, उसमें क्या रहता है, वेसाइकल्स में कैल्शियम भरा हुआ रहता है, और ये जब कोई मैसेज आता है, जब कोई मैसेज आता है तो उससे के बाद ये रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है यहां से, एसिटाइल कोलिन, ACH, और उसके यहां रिसेप्टर्स भरे हुए हैं। ये एसिटाइल कोलिन यहां जाके जुड़ जाएगा नॉर्मली। लेकिन अगर ये मेरा बॉडी इस रिसेप्टर के लिए, ये जो रिसेप्टर यहां एसिटाइल कोलिन के लिए है, इसको मारने लगे, इसको ध्वस्त करने लगे, इसको नष्ट करने लगे, तो एक समय में क्या आएगा, मेरे पास कोई एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर्स नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी, रिसेप्टर खत्म हो जाएगा। और जब मेरा बॉडी, जब हम चाहेंगे कि चल पाए, तो ये न्यूरोनल एक्सोनल उधर से मैसेज आएगा और ये आगे प्रोपोगेट तो करेगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज तो करेगा बहुत सारा, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं हमारे द्वारा खुद एंटीबॉडी बना करके। तो अब क्या होगा, हम कितना भी चलना चाहेंगे तो ये क्या आगे मैसेज लेके जाएगा, नर्व्स, और जब ये आगे मैसेज लेके नहीं जाएगा तो यहां पर जो मेरा मसल है, क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। और एक्चुअली जब हम थकते हैं तो क्या होता है, हम चाह के भी काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ वही सिचुएशन है कि हम चाह के भी, यानी कि मैसेज देने के बाद भी ये मेरा मसल काम नहीं कर रहा है, और जब काम नहीं कर रहा तो उसके कारण क्या होगा, फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है बच्चों, लिखेंगे यहाँ थकान। थकान, थक जाते हैं तो कैसा होता है, वीकनेस। वीकनेस माने क्या होता है, कमजोरी। मतलब अब चाह के भी अपने पैरों पे बहुत देर खड़ा नहीं रह पाएंगे, इनफैक्ट खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। और पैरालिसिस, पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, एक तरह से इनएबिलिटी टू वर्क, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका अपर लिम्ब काम ही नहीं कर पाएगा, इसका लोअर लिम्ब काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो तीन बात, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माने खुद का दुश्मन, इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, फटीग माने थकान, वीकनेस माने कमजोरी, और पैरालिसिस मतलब इनएबिलिटी टू डू वर्क। ये तीन चीजें होती हैं। ये मेस्थेनिया ग्रेविस के कारण हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस मशहूर हस्ती को मेस्थेनिया ग्रेविस की बीमारी हुई थी और वो ठीक भी हो चुके हैं, नाम जरूर बताएं। अगला चलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, नष्ट होना। ठीक है, देखिए, तो इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक तो चीज क्लियर है कि मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो रही होगी। तो मसल की जब डिस्ट्रॉफी होगी तो क्या वो धीरे धीरे होगी कि एक बैक से हो जाएगी, तो इसका आंसर है धीरे धीरे, क्योंकि वर्ड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है बच्चों, यहां लिखेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे होना, धीरे धीरे जो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। अब डिजनरेशन मतलब नहीं आता तो लिख लेंगे, डिजनरेशन का मतलब ही वही होता है, नष्ट होना, खत्म होना। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर मेरे स्केलेटल मसल की कमजोरी हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रहा है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जीन्स में पहले से था, बचपन से ही है ये बीमारी। जेनेटिक का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये हमारे जीन्स में है, किसी किसी के जीन्स में ज्यादा रहता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, वो डोमिनेट जीन है। अगर वो डोमिनेट जीन पे रहेगा तो वो फेनोटाइप, यानी कि हमें दिखेगा, वो कमजोरी दिखेगी कि धीरे धीरे उस बच्चे की जो स्केलेटल मसल है वो कमजोर होता जा रहा है, पैरालाइज होता जा रहा है। तो ये जेनेटिक ओरिजिन का है। ठीक है, तो इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। क्लियर। तीसरा, टेटनी। टेटनी तो बहुत क्लियर है, जब हम लोग बहुत थक जाते हैं, बहुत दिन भर काम करने के बाद, बहुत दौड़ धूप करने के बाद जब आते हैं तो हमारे काफ मसल यानी कि नीचे के लेग मसल बहुत टाइट हो जाते हैं। जब हम ऐसे बग्घा लग जाना जिसे बोलते हैं, जब हम पैर फैलाने के बाद भी पूरा कम कस के पकड़ लेता है, उसे हम टेटनी बोलते हैं। तो रैपिड स्पैजम, बहुत करके स्पैजम या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। और ये क्यों होता है, ताकि लो कैल्शियम हो गया है हमारे बॉडी में, कैल्शियम की कमी के कारण टेटनी होता है बच्चों, याद रखेंगे। नहीं, जिसे हम लोग पैर में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में ये है टटाता है, पैर टटाता है, तो वो टटाता नहीं था, एक्चुअली वो वर्ड था टेटनी हो गया है इसे, और वो बाद में फिर टटाटा टटाटा टटाटा
हमारे समाज में आ गया है। तो ये है। फिर आगे हम लोग चलते हैं आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, यहां एक बात देखेंगे बच्चों कि आइटिस का मतलब क्या होता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का हिंदी क्या होता है? सूजन। जिसको सूजन हो गया है, जब कहीं सूजन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि उस अंग का आइटिस हो गया है। तो बताओ, अगर अपेंडिक्स में सूजन हो जाए तो क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस। अगर लीवर में, जिसके के लिए लीवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हेपेट। हेपेट, तो अगर हेपेट यानी कि लीवर में इंफेक्शन हो जाए तो क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस, है कि नहीं? वैसे ही जो भी वर्ड है उसमें आइटिस लगाने से का मतलब होता है कि उसका इन्फ्लामेशन। अगर लीवर में, सॉरी, अगर हम हार्ट की बात करें तो अगर हार्ट में इंफ्लामेशन हो रहा है तो कार्डाइटिस, है कि नहीं? तो आइटिस लगने से इसका मतलब है, हिंट दे रहा है कि आइटिस का मतलब क्या हो गया? इंफ्लामेशन। किसका इंफ्लामेशन? तो क्यों ये वर्ड जो है आर्थो, आर्थो, आर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, आर्थोप्लास्टी, आर्थोरिक सर्जन। आर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट्स, मतलब वो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर ज्वाइंट्स के डॉक्टर्स है। तो अगर मेरा आर्थराइटिस यानी कि आर्थ और आइटिस है यानी कि ज्वाइंट्स का इंफ्लामेशन है, तो क्लियर हो गया कि ज्वाइंट्स में क्या हो गया? सूजन हो गया है, लाल लाल रेडनेस होगा, ऐसे से फूल जाएगा पैर। ये अधिकतर नी ज्वाइंट के आसपास होता है या एल्बो ज्वाइंट के आसपास होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं लास्ट और सेकेंड लास्ट, ओस्टियोपोरोसिस के बाद। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड लिख लो। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, हड्डी। ठीक है, हड्डी की बात हो रही है। और पोरोसिस का मतलब जो वर्ड है वो लिया गया है पोर से। पोर का मतलब क्या होता है? छेद। मतलब अगर ये हड्डी है ऐसे और पहले एकदम क्या था? नॉर्मल था, ये नॉर्मल बोन है, और बाद में एजिंग होने के बाद, बाद में उम्र बढ़ने के बाद इसमें बहुत बड़े बड़े होल्स हो जाएं, छेद हो जाए। क्यों छेद हो जाए भाई? क्योंकि हड्डियों का अब मिनरलाइजेशन, हड्डियों में वैसी खान पान नहीं रही, हड्डियों के मिनरल्स खत्म हो गए, तो ऐसे ऐसे गोल 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 छेद हो जाता है। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस का मतलब होता है क्या? पोर्स बन जाना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि बोन मास का डेंसिटी घट गया है। देखो, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा कि इसका डेंसिटी ज्यादा होगा? इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब इसका डेंसिटी कम है, एज के साथ साथ बोन की डेंसिटी घट गई, जिसके कारण क्या होगा कि अगर ये व्यक्ति कहीं भी गिरेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी चोट लगेगा, तो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस, हड्डी टूटने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑर्थ्योपोरोसिस किसे होता है? बूढ़े एजेस में, यानी कि 60 ईयर ओल्ड, ऐसे लिखे, 60 ईयर ओल्ड लेडी को गिरने से फ्रैक्चर हो गया, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण उसकी हड्डियों में छेद हो गया हो और फिर वो गिरने से टूट सकता है। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन काउज। जैसे कि अगर एज बढ़ने से क्या होता है? एस्ट्रोजन घट जाता है। यहां लिखेंगे एज इंक्रीजेज और एस्ट्रोजन डिक्रीजेस, है कि नहीं? एज जैसे जैसे बढ़ता है एस्ट्रोजन वैसे वैसे घटता है, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन घटेगा वैसे वैसे बोन डेंसिटी घटती है। बोन डेंसिटी घटती है, और जब बोन डेंसिटी घटती है तो इसे बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इंक्रीज, फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा गिरने से भी फ्रैक्चर हो सकता है कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अब लास्ट, गाउट। गाउट, गाउट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। मान लीजिए बच्चों, जैसे कि ये एक ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये स्मूथली चल रहा है, भगवान ने यहां पे पानी दिया हुआ है। कौन सा पानी? साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन अब यहां क्या हो, कुछ 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 कंकड़ पत्थर आ जाए, तो ये कैसा आवाज करेगा? कर 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 आवाज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो कर 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 आवाज करता है, वो जो क्रिस्टल्स है, वो क्या चीज का क्रिस्टल रहता है बच्चों? यूरिक एसिड क्रिस्टल रहता है। ठीक है, यहां पे यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, और उसके कारण ये मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और जैसे ही रिस्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वो जो छोटे 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 दाने हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो यहाँ पे इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और इसके आजू बाजू में क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आइटिस हो जाएगा।
ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स तो हो, लेकिन किसकी वजह से? यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से हो, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? गाउट। गाउट आर्थराइटिस से कैसे अलग है? क्योंकि गाउट में पहचानने का तरीका है कि आपका उस पर्सन का एक ब्लड टेस्ट किया जाएगा, कौन सा? सेरम यूरिक एसिड देखेंगे, तो सेरम यूरिक एसिड इसमें बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, जबकि आर्थराइटिस में ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस में सिंपली ज्वाइंट्स के अबाउट इन्फ्लामेशन मिलेंगे, लेकिन यूरिक एसिड क्या मिलेगा बच्चों इसमें? बताओ। नॉर्मल। यस। तो इससे और इससे अंतर कर सकते हैं हम लोग आर्थराइटिस और गाउट से। गाउट में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ा हुआ रहता है और इन आर्थराइटिस में नहीं रहता है। हम लोग आशा करते हैं हम लोग ने बहुत पढ़ा, कुछ और चीजें छूटी हुई हैं, मैं इसे अगले क्लास में पूरा कवर कर दूंगा, गारंटी है। और हम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे मन लगा के पढ़े, इसको थोड़ा सीरियस होके पढ़े। बहुत आसान है बायोलॉजी को पढ़ना, समझना। अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ते हैं तो अपने माता पिता के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, एक अपने लिए अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो क्यों ना थोड़ा बैठ के थोड़ा अच्छे से इसे पढ़ा जाए। और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी कुछ भी सहायता मिलता है तो इसे आप अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों को तक पहुंचा सकते हैं इसे, ताकि उन्हें भी फायदा हो, उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे शेयर करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।